जय हिंद दोस्तों। ये हमारा बिहार एसएससी 10+2 और CGL 4 की जो वैकेंसी आने वाली है और BSO और SSO उसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 5 है। हम लोग फुल सेट कर रहे हैं और ये फुल सेट क्रम संख्या जो है 5 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के 50 प्रश्न करते हैं, मैथ के 25 प्रश्न करते हैं, साइंस के 25 प्रश्न करते हैं और जीके के 50 प्रश्न करते हैं। ठीक है, यानी सारे हम लोग सेक्शन वाइज कवर करते हैं और हु बहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, चाहे आप BSO और ऐसे BSO को परीक्षा दें या बिहार एसएससी का एग्जाम दें। ठीक है, क्योंकि सबका सेम ही सिलेबस है और इसमें आपको 50 रीजनिंग जो कीजिएगा तो आपके लिए तो बहुत हो जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार एसएससी के लिए खासकर बिहार एसएससी की जो स्टूडेंट है CGL 4 की वैकेंसी भी आएगी, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 10+2 की है, BSO की बहाली जो है आई है, तो उसके लिए जो है हमारा सेट नंबर कौन सा है, 5 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे, साइंस देखेंगे और जीके के प्रश्न देखेंगे, यानी कुल मिलाकर हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सेट नंबर 5 को शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल, बिल्कुल नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री, बिल्कुल नहीं। तो इसको कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, जब भी आपसे पूछे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो इन सब की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 214 से लेकर कितना, 214 से लेकर 232, ये हमारा जो संविधान है 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से 232 के बीच जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है, ये न्यायालय से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है, तो ये भी याद रखना है कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है कहाँ का है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद का है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ का है, इलाहाबाद का है। तो इसका जो है अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अनुच्छेद जो है याद रखना है 214 से लेकर 232 के बीच में है। उच्च न्यायालय के बारे में जो भी प्रावधान है उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। ये जो मनसब है इसको किसने शुरू किया था, शाहजहां ने शुरू किया था, बिल्कुल नहीं। जहांगीर ने शुरू किया था, बिल्कुल नहीं। बाबर ने शुरू किया था, बिल्कुल नहीं। तो किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए मनसबदारी जो प्रणाली है इसको शुरू करने वाला कौन था व्यक्ति, तो मनसब को शुरू करने वाला था अकबर। कौन था, अकबर, ये शुरू किया था। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था, तो जब्ती प्रणाली भी अकबर ने ही शुरू किया था। जब्ती जो प्रणाली था वो भू राजस्व प्राप्ति की प्रणाली थी। ठीक है, और मनसब जो दारी प्रथा था वो अकबर ने शुरू कब किया था, तो ये भी ध्यान रखना है कि 1574 ईस्वी में इसने शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1574 ईस्वी में इसने शुरू किया था। ठीक है, मनसब अरबी भाषा का शब्द है। मनसब का मतलब क्या होता है, तो मनसब का मतलब होता है पद नाम। क्या होता है, पद नाम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो अंगीकृत किया गया था। तो देखिए जो भारत और बांग्लादेश के भूमि के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। ठीक है, तो उसके संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत जो है
मतलब अडॉप्शन किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो ये जो था ना, ये 100वां संविधान संशोधन 2015 से है। ठीक है, कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये दोनों देश के भूमि जो है ना आदान प्रदान से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसी समझौते के तहत क्या हुआ था कि बांग्लादेश को जो है ना भारत से 111 परिक्षेत्र एकड़ भूमि जो है दिया गया था। मतलब 111 परिक्षेत्र यानी 17,161 एकड़ भूमि जो है, तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र यानी 7,110 एकड़ भूमि प्राप्त हुआ था। यानी भारत ने बांग्लादेश को कितना दिया था? तो 17,160 एकड़ भूमि। ठीक है, ये बांग्लादेश को दिया था। और बांग्लादेश से भारत ने प्राप्त किया था कितना? तो 7110 एकड़ जो है भूमि प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये संशोधन हमारा यही बताता है, ये परिक्षेत्र से संबंधित है। और ये जो भारत के जो परिक्षेत्र हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, इन राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको 99वां संविधान संशोधन दिख रहा होगा। ये जो 99वां संविधान संशोधन है, ये क्या है? 99 संविधान संशोधन, इसके बारे में भी थोड़ा हम सब देख लेते हैं। तो देखिए 99वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये है 2014 का। ये जो है कब है? 2014 का लिखा हुआ भी है कि 2014 का है। इसका उद्देश्य था ना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा जो हस्तांतरण है, ट्रांसफर है, उससे संबंधित जो क्लोजियम प्रणाली है उसको बदलना था। ठीक है, तो क्लोजियम प्रणाली को बदलना था। ठीक है, और ये जो है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 से संबंधित है। इसी संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आया था 14 अक्टूबर 2015 को आया था, और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जेस खेयर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो उतना सारा लंबा हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ का स्पष्ट किया था? बताना है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जो है ना किसने पढ़ा था। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिसप ने। कब पढ़ा था? ये 1837 में पढ़ा था। ठीक है, 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेख को तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने, लेकिन इसकी खोज के बारे में पूछता है कि जो अशोक के शिलालेख है इसकी खोज किसने की थी? ये जो अशोक के शिलालेख है इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, ये खोज कब हुआ था? तो खोज की अगर हम मेरे भाई बात करें तो ये खोज हुआ था 1750 ईस्वी में। और 1750 में किसने खोजा था? टी पैंथलर ने खोजा था। टी पैंथलर। ठीक है, टी पैंथलर याद रखना, टी पैंथलर, टी पैंथलर। टी पैंथलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख को खोजा, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिसम ने इसे पढ़ा था। हम लूसेंट को एकदम बहुत ही अच्छे बेहतर ढंग से जो है हम करवा रहे हैं, कुछ ही जो है क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो है प्राचीन सभ्यता प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो गया है। आप जाकर लूसेंट का सेक्शन देख सकते हैं, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को कैसे जो है नोट करना है, कोई कैसे लूसेंट को पढ़ा जाता है उसके बारे में भी और बहुत अच्छे ढंग से जो है बताया गया है। उसको रिवीजन मेथड भी आप जब हम करवाएंगे तो उसमें भी और आपका जो है निखर के आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला, वो स्पेशल फॉर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सीजीएल, ठीक है, और अदर बीपीएससी और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लूसेंट सेक्शन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाया गया है, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें ये सभी चीज़ों को हमने पढ़ाया है। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था 1837 में। इसको खोजा था किसने? तो 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था, ये ध्यान रखना है। टोटल जो उनके शिलालेख हैं, बृहद शिलालेखों की संख्या अगर पूछता है कि मैं बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, कितने प्रकार के शिलालेख, कैसे कैसे शिलालेख है, सब के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, शिलालेख होता क्या है, इन सब के बारे में, स्तंभ लेख क्या होता है, सब के बारे में एकदम बहुत अच्छे से ढंग से समझा कर हमने बताया है उस लूसेंट वाले सीरीज में। अब देखिए भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन है, भारतीय संविधान का कौन सा है जो है 73 संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 1992 को ये हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था। और भाग आपसे पूछे तो ये भाग पंचायती से संबंधित है, तो भाग 9 में इसका जिक्र आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार में स्वशासन की संख्या स्वीकार किया गया था, 74वां किया गया था। फिर उसको 9 के क में जोड़ा गया था। तो बोल रहा है कि इसमें पंचायतों के स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, तो 73वां में ही पंचायत का जिक्र किया गया था। शहरी वाला जो था 74वां था, लेकिन पूछ रहा है 73, ये जो है ना सेकंड नंबर का, ये कौन सा है? तो ये जो है 74वां संविधान संशोधन है। कब है? 74वां है। ठीक है, और ये भी 1992 में हुआ था, 1992 में ही हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 73, तो 73 जो है पंचायत से संबंधित था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 73 वाला किससे संबंधित था? पंचायत से। और ये जो था 74 वाला नगर पालिका से संबंधित था, 74वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? अब बता देना है कि भारत में आखिर कौन सी फसल जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, नारियल बोई जाती है और इतना जल्दी तो नारियल कटता नहीं है। कॉफ़ी कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है कॉफ़ी, ये ध्यान रखना है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है। तो चावल आप देखिए, इसको जो है गर्मी में काटा जाता है क्या? इसको ठंडे में रोपा जाता है, गर्मी में काटा जाता है। चावल को तो बरसात में रोपा जाता है, तो ये भी खत्म हो गया। तो बच गया कौन? गेहूं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, यानी गेहूं इसका आंसर हो जाएगा। गेहूं क्या है? फसल। गेहूं फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल, अभी मार्च अप्रैल का महीना, इसमें काट लिया जाएगा। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफ़ी जो है कर्नाटक में प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में जो है कॉफ़ी सबसे अधिक होता है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो है ब्राज़ील है। पूरे विश्व में कौन है? तो ब्राज़ील है, ये भी ध्यान रखना है। पूरे विश्व में पूछे कि कॉफ़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो है ब्राज़ील है। कॉफ़ी का जो कॉफ़ी के पौधे से क्या चीज़ हम प्राप्त करते हैं? तो बीज से ही कॉफ़ी, यानी पौधे के किस हिस्से से हम कॉफ़ी प्राप्त करते हैं? तो बीज से, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे उच्च कोटि का अगर कॉफ़ी आपसे पूछे कि सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी कौन सा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि सबसे उच्च कोटि का जो कॉफ़ी होता है वो कहवा होता है। क्या होता है? सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी क्या कौन सा होता है? तो कहवा जो होता है सबसे उच्च कोटि का कॉफ़ी होता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कॉफ़ी का दो किस्म होता है, एक रोबस्टा और एक लिबेरिका। ठीक है, रोबस्टा और लिबेरिका, इसके बारे में भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस दिन को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है? किस दिन को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 1 मई, 2 अक्टूबर। अब देखिए अहिंसा दिवस, अहिंसा के मार्ग पर कौन चलते थे? गांधी जी, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, ये मनाने की घोषणा किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, यूएनओ। ठीक है, ये कब किया था? तो 15 जून 2017 को। ठीक है, 15 जून जो है ना, 15 जून 2017 को ये घोषणा किया था। कब किया था? 15 जून 2017 को घोषणा किया था कि हम लोग 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती, मतलब सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्धजन दिवस, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पटना जिले में स्थित नडखापुर के संबंध है। अब देखिए पटना जिला में जो नडखापुर है उसका संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो नडखापुर का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, यानी नडखापुर, नडखापुर नहीं है, नखास पंडी है यहाँ यार, वही बोल रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? नखास पंडी, क्या लिखा हुआ है? तो नखास पिंड, नखास पिंड है। ठीक है, नखास पिंड है। क्या है? नखास पिंड। तो याद रखना पटना जिले में जो नखास पिंड है
उसका संबंध किससे है? तो सविना अवज्ञा आंदोलन से है। और सविना जो अवज्ञा आंदोलन था ये शुरू कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है कि 6 अप्रैल को 1930 को, यानी 6/4/1930 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को ये क्या हुआ था? सविना अवज्ञा शुरू किया था। और इसी में, ठीक है, शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह, ये ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछे तो हम जानते हैं कि कब हुआ था? तो 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और सहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो 1920 से 1922 तक। खिलाफत आंदोलन सभी जानते हैं, 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 में हुआ है। संघीय कहीं आपको दिखेगा भाग 3 में? बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 368, ये तो संविधान संशोधन से है। प्रस्तावना में भी संघीय आपको नहीं मिलेगा। तो संविधान में कहीं पे नहीं जो है किसका जिक्र किया गया है? संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसका प्रयोग किया गया, ना कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया। राज्यों का संघ आप देखे होंगे, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हम सभी जानते हैं भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, संघीय का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का भी वर्णन मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के सर्वप्रथम संघीय ढांचे का उल्लेख किया गया था। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में नहीं किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि बाराबांकी के दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और प्रभा निम्न से कौन सी नदी बनाती है? ठीक है, तो बाराबांकी है क्या? बाराबांकी के दोनों किनारों पर निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और प्रभा चिनाब नदी पर बनाती है। कौन नदी बनाती है? तो बाराबांकी नहीं होगा, बारालाचा होगा यार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बारालाचा, बारालाचा दारा, बारालाचा दारा, बारालाचा दारा। ठीक है, और ये बारालाचा दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारालाचा दारा के दोनों किनारों पर निकलने वाली जो 2 जलधाराएं चंद्रा और प्रभा कौन सी नदी घाटी बनाती है? तो ये किस पे बनाती है? तो ये ध्यान रखना है कि चिनाब पे बनाती है। किस पे? तो चिनाब पे बनाती है, ये ध्यान रखना है। और चिनाब को ही हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो चंद्रभागा कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में चिनाब को क्या कहा जाता है? तो अस्कनी नदी कहा जाता है। ठीक है, चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन था ना वो बारालाचा था। ठीक है, बारालाचा दारा, बारालाचा दारा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बारालाचा दारा आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब की अगर लंबाई पूछे तो याद रखना है कि 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना लंबाई है चिनाब को? 1180 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा और ऋग्वेद में इसे क्या कहा जाता है? अस्कनी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी जानते हैं किसे कहा जाता है? तो बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। बाबूजी किसे कहा जाता है? तो बाबूजी जो है जगजीवन राम को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाबूजी किन्हें कहा जाता है? तो जगजीवन राम को कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ना वो किनके नाम है? तो बाबू जगजीवन राम के ही नाम है। ठीक है, सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, और गुरुजी एम.एस. गुलवलकर, ये याद रखना है। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुजी एम.एस. गुलवलकर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? अब बताइए, संविधान का कौन सा संशोधन जो है राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, यानी दल बदलू से संबंधित है? तो ये है 52वां संशोधन। ठीक है, कौन सा संशोधन है? तो 52वां संशोधन जो है दल बदलू से संबंधित है। कौन सा है? तो 52वां संशोधन। ये 52वां संशोधन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये राजनीतिक दल बदल अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था।
दल बदल विरोध इन प्रावधानों को संविधान की जो है किसमें, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है कि 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, तो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और इसको याद रखने की तो बहुत अच्छा आसान है। 10वीं अनुसूची किससे है, तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, ये ध्यान रखना है। तो 52वां जो संविधान संशोधन के द्वारा जो है राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन फिर 91वां संविधान संशोधन भी दल बदल से संबंधित संशोधन था। फिर अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में नहीं देता तो 91वां, ठीक है, 91वां जो संविधान संशोधन था वो भी किससे था, तो वो भी दल बदल से ही संबंधित था, ये ध्यान रखना है। और इसके द्वारा क्या था 91वां द्वारा कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% भी निर्धारित किया गया था कि 15% से ज्यादा जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा और विधानसभा में नहीं बन सकता। यानी लोकसभा में जो भी मेंबर है उनका 15% ही उनको, मतलब 15% को ही क्या मिलेगा, मतलब जो है बड़े बड़े पद पर यानी कैबिनेट में जो है उनको भेजा जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद दी जाएगी मात्र 15% पर, यह ध्यान रखना है। और कुछ छोटे राज्यों में जो है मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 मुख्यमंत्री सहित होगी, ये भी ध्यान रखा गया था 91वां संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। तो एग्जाम याद रखना कि दल बदल कौन सा संशोधन, 52वां और 91वां, ठीक है, ये दोनों जो है दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज से संबंधित है, और पंचायत राज से संबंधित इनमें से कौन सा नागनाथ आयोग है। तो पंचायत जो है राय से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ जो है ना लिहागा आयोग नहीं है, यहाँ पे जो है ना लिब्राहम आयोग है, क्या है, लिब्राहम आयोग लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिब्राहम आयोग का संबंध जो है ना वो बाबरी मस्जिद से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो ये याद रखना है कि 1957 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, 1957 ईस्वी में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की थी, ये भी ध्यान रखना है। सहायोग की अगर हम बात करें तो सहायोग का संबंध जो है आपातकाल से है, ठीक है, यानी आपातकाल में जो है ज़्यादा जातिया के जो है जांच का विषय था ये। तो ये जो है घटना जो है 1975-77 की है, 1975-77 की बात है सहायोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये नागनाथ नहीं है, कोई आयोग नहीं होता है, नानावती आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन, नानावती आयोग की अगर हम बात करें ना तो ये गुजरात दंगा जो है उससे संबंधित है, नानावती आयोग, ठीक है, नानावती आयोग गुजरात दंगा से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा, कौन विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ लेके गया था। तो मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को किसने जो है लूट कर अपने साथ लेके गया था, तो नादिर शाह लेके गया था। कौन लेके गया था, तो नादिर शाह लेके गया था, ये ध्यान रखना है किसने लेके गया था, तो ये है नादिर शाह। नादिर शाह जो है ये 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। कब आक्रमण करता है, तो 1739 में जो है ये दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। और जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो उस समय जो दिल्ली का शासक होता है वो कौन होता है, मोहम्मद शाह होता है। कौन होता है उस समय दिल्ली का शासक, तो मोहम्मद, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय जो है दिल्ली का शासक होता है 1739 में, और यही जो है दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है। नादिर शाह को जो है ना इराक का नेपोलियन कहा जाता है। 1747 में ये नादिर शाह की मृत्यु के बाद इसका जो सेनापति होता है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, वह जो है अफगानिस्तान का शासक बनता है, ठीक है। और मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शाह कौन होगा, वो मोहम्मद शाह ही होगा, क्योंकि आया इसके लूट के लेके चला जाता है नादिर शाह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ब्लू चिप्स में से अंतिम पासा कौन सा खेल खेलते हैं। ब्लू चिप्स की अगर हम बात करें देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है अंतिम पंगाल। तो अंतिम पंगाल जो है किससे संबंधित है, तो याद रखना है कुश्ती से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन में त्रुटि आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहाँ गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। गेंडा की संरक्षण की जो परियोजना चल रही है वो है काजीरंगा। कौन सी है, तो है काजीरंगा है, ये ध्यान रखना है।
और काजीरंगा जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गिर कहाँ पे है? तो गिर जो है गुजरात में है, ये ध्यान रखना है। गिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है, याद रखना है। काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पे है? तो असम है, ये भी ध्यान रखना है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। और अगर पूछे पेरियार, तो पेरियार कहाँ है? तो केरल में है, और ये हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नहीं है, पेरियार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की जो है लाभप्रदता जो है निर्भर करती है, तो किस संस्था की जो है लाभप्रदता निर्भर करती है? तो है न्याय के संसाधन के गति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? तो संगमरमर की गुंबद की बात में कर रहा है। तो संगमरमर की जो है संगमरमर का गुंबद सबसे पहले जो है ना, एतमादौला, कौन था? एतमादौला के मकबरा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य के अध्ययन करने वाले पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 किसे नामित किया गया था? तो सूर्य जो आदित्य L1 का संबंध जो है सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम। कौन हो जाएगा? शंकर सुब्रमण्यम का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। तो हिमनद से जुड़ी एक घटना अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमनद से जुड़ी एक घटना जो है ना अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो सांची का जो स्तूप है अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के जो है रायसेना जिला में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? तो रायसेना जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। और यह याद रखना कि सांची के स्तूप की खोज किसने किया था? तो टेलर ने किया था, जनरल टेलर। जनरल टेलर नाम था उसका, ठीक है। उसी ने इसका खोज किया था, सांची का स्तूप का, जनरल टेलर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भरूत स्तूप है, ठीक है। तो भरूत स्तूप की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ये ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कि डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉल्फिन जो रिसर्च सेंटर है ना वो पटना में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पटना में किया गया है, ठीक है। और डॉल्फिन जो है गंगा और सिंधु नदी में पाई जाती है, ठीक है। डॉल्फिन मैन आपसे पूछेगा कि किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर R.K. सिन्हा को जो है डॉल्फिन मैन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन जो मैन है वो किन्हें कहा जाता है? डॉल्फिन मैन, ठीक है। तो याद रखना है कि डॉल्फिन जो मैन कहा जाता है वो R.K. सिन्हा को कहा जाता है। कौन है? डॉक्टर R.K. सिन्हा, इन्हें जो है डॉल्फिन मैन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और डॉल्फिन की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो ये जो है 44 प्रजाति लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। और कावेरी कृष्णा में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है नागार्जुन, अर्जुन जो था वो किसके करीबी था? तो कृष्ण के बहुत ज्यादा करीबी था, ठीक है। तो कृष्णा नदी, ये ध्यान रखना है। मेट्टूर बांध पूछेगा तो कावेरी नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो नागार्जुन बांध है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी बांध पूछेगा तो वो गंडक नदी है, ठीक है। पंचेंद, एक पंचेंद बांध है जो झारखंड में अवस्थित है, वो भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, पंचेंद बांध झारखंड वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार जो है ना मूल अधिकार नहीं है, बाकी भाषण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। तो देखिए सूचना का जो अधिकार आया था, ठीक है, मूल अधिकार की बात करें कौन सा मूल अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार? तो देखिए सूचना का जो अधिकार आया था ये कब आया था? तो 2005 में आया था। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था? तो 2005 में लाया गया था, ये ध्यान रखना है। नागरिकों के कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद मतलब जो कुछ खुफिया चीजों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने या जानने के अधिकार था। और भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। शुरू में जो थे भारतीय संविधान के द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, उसके द्वारा जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए थे। शुरू में तो दिया गया था 7 मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है,
44 अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 को, उसके बाद जो है 7 से 6 कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो होता है ना, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। आप इसको प्रधानमंत्री तो एलिमिनेट कर दीजिएगा, राज्य सेना का अध्यक्ष में एलिमिनेट कर दीजिएगा, लेकिन आप मुख्य राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश में कंफ्यूजन नहीं होगा, मार दीजिएगा कौन? राष्ट्रपति हो जाएगा, गड़बड़। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्या करने वाला संस्था होता है वो कौन होता है? तो उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और भारतीय कानून का अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन याद रखना है कि आपसे पूछेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद, तो याद रखना है जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद पूछे आपसे, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ पे हम आर्टिकल लिख देते हैं, आर्टिकल। ठीक है, ए फॉर आर्टिकल आप समझ जाइएगा। अनुच्छेद आपसे 32 पूछेगा तो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछेगा अनुच्छेद 63 के बारे में, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो 52 राष्ट्रपति, 63 उपराष्ट्रपति। महान्यवादी अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा? महान्यवादी, तो महान्यवादी पूछता है 76। 76 जो है महान्यवादी से संबंधित है, और इसकी नियुक्ति भी कौन करती है? तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, 76 के बाद 79 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है संसद से संबंधित है। संसद संविधान की कौन सा है? तो संसद है 79 हो गया। ठीक है, फिर 79 के बाद 80, 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। किससे है? तो राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा से संबंधित है 79, राज्यसभा 80 हो गया। ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा हो जाता है 81। 81 जो अनुच्छेद है वो किससे है? तो लोकसभा हो गया 81। ये ध्यान रखना है, ये सभी जो है ना छोटा छोटा है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला है। उच्चतम न्यायालय पूछेगा तो सुप्रीम कोर्ट, एससी की अगर हम बात करें तो 124, ये ध्यान रखना है, एससी जो है 124, यानी उच्चतम न्यायालय संविधान कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का, तो 124। और राज्यपाल आपसे पूछेगा तो याद रखना है 153 जो है राज्यपाल है। राज्यों में राज्यपाल होता है, राज्यों में राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये जो है कितना है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है 153। तो अनुच्छेद 52 क्या है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद कौन? उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। 76 महाधिवक्ता, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 124 सुप्रीम कोर्ट, और राज्यसभा कितना? 100, राज्यपाल 153। तो ये याद रखना है कि करके राष्ट्रपति अनुच्छेद 32, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। ठीक है, महाधिवक्ता ये याद रखना है, महान्यवादी सॉरी, अनुच्छेद 76, संसद 79, राज्यसभा 80। ठीक है, लोकसभा 81 और 124 सुप्रीम कोर्ट, और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 153। ठीक है, इन सबको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, तब जाकर आप जो है क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाइए, और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कहाँ पे है? ग्रीन पार्क, अब देखिए ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ना वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? तो कानपुर में है ग्रीन पार्क। ठीक है, उसी प्रकार बेंगलुरु में एक स्टेडियम है चिन्ना स्वामी, विराट कोहली की जो फैन होंगे, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु। ठीक है, मुंबई में है वानखेड़े जो बहुत प्रसिद्ध है, मुंबई वानखेड़े मुंबई। फिर साल्ट लेक स्टेडियम जो है कोलकाता में है, साल्ट लेक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद है, बहुत सारा स्टेडियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था। किसके कार्यकाल में लागू किया था? तो चेम्सफोर्ड के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1919 के समय कौन था? लॉर्ड, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत क्या करता था कि अंग्रेज जो सरकार थी ना, अंग्रेज हुकूमत, वो बिना चाहे, जिसको चाहे बिना मुकदमा के चलाए जेल में बंद कर सकती थी। तो इसलिए काला कानून कहा जाता था, यानी बिना अपील बिना दलील का कानून ये कहा जाता था। तो याद रखना है कि जो काले कानून के खिलाफ विरोध भी हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा। लॉर्ड विलियम बेटिंग लिखा हुआ है, तो इनका जो कार्यकाल है 1828 से 1835, कब का है?
28 से 35 तक ये रहते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। और मार्लो मिंटो आपको पता ही है 1909, ठीक है। इन्होंने जो है धर्म के आधार पर इन्होंने जो है बांटा था। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो मानव पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था 1972 में, वो कहाँ पे हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी जानते हैं कि कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्वर्ण जो है मुख्यतः संबंधित होता है। तो स्वर्ण जो है किससे संबंधित होता है? स्वर्ण जो है वो संबंधित किससे होता है? तो स्वर्ण जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। स्वर्ण सोना जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय, स्वर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। अगर पूछे कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटा आपको लगेगा लेकिन जो है ना घाव बहुत गंभीर करेगा, ठीक है। सबसे मतलब देखने में लगे छोटा लेकिन घाव करे गंभीर, यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में गलत होता है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता है, ठीक है। उपभोक्ता कौन है? भारत है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? तो वो जो है चीन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? जो द्विपक्षीय अधिकार जो है वो किस बाजार को दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जो बाजार का नियम है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जेबीसी ने दिया था। किसने दिया था? जेबीसी ने दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी किताब भी है जिसे नाम है इकोनॉमिक पॉलिटिक, ठीक है। इन्होंने ही जो है बाजार का नियम दिया था, जेबीसी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा किसके भारतीय संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत का जो संविधान सभा था वो किसके प्रस्ताव पर बनाया गया था? और हम सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो आया था वो कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है। और इसी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कौन कौन कैबिनेट मिशन में? पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टॉफेट क्रिप्स थे और एबी एग्जेलेंडर थे, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो प्रकाशन कब होता है कैबिनेट मिशन की योजना का? तो 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। तो ये कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, 1946 में आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन। तो भारत का संविधान सब याद रखना है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ये सब भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्य का जो अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा है? राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? प्रभु सत्ता जरूरी है, शासन भी जरूरी है, राज्य क्षेत्र भी जरूरी है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे सिद्धांत है तो ये सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? बताना है कि ताना भगत आंदोलन से जुड़ी जो है वो कौन सी है? तो मुंडा तो है, बिरसा मुंडा से जुड़ी है। तो ये जो उड़ाव है ना जनजाति से जुड़ी है, उड़ाव जनजाति, यानी जो ताना भगत आंदोलन है उड़ाव जनजाति से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो है उस समय की बिहार थी, अभी तो झारखंड है, लेकिन उस समय की ये जो ताना भगत है उस समय की क्या थी? बिहार थी। यानी 1914 और 1920 की बात है ये, ठीक है। ये ताना भगत आंदोलन कब की है? 1914 से 1920 की है, जो तत्कालीन बिहार राज्य के जो है छोटा नागपुर इलाके में उड़ाव गांव, उड़ाव जो है जनजाति उससे संबंधित था ये ताना भगत, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ताना भगत आंदोलन के याद रखना है कि इसके प्रवर्तक आपसे पूछेगा ना तो कौन थे? तो जतरा भगत है। कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत थे इसके प्रवर्तक, ठीक है। ताना भगत की कौन थे? जतरा भगत। भगत लगा हुआ है, जतरा भगत आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो जो नौजवान भारत सभा है वो किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा को किसने किया था? ठीक है, भगत सिंह ने किया था। और ये कब किया था? 1926 में किया था, ये भी ध्यान रखना है। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह 1926 में करते हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो है क्या होता है? तो त्रिरत्न होते हैं। क्या होते हैं? त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के तीन रत्न कौन है? बुद्ध धम्म और संघ, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोक्स इन द रोड, माई एज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो फोक्स इन द रोड जो है ना पुस्तक लिखा है सी रंगराजन। क्या कौन लिखे हैं? सी रंगराजन साहब लिखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ पुस्तक है, ठीक है, जो याद रखना है। जैसे आई डू वाइट आई डू, आई डू वाट आई डू, ये किसने लिखा है? तो रघुराम राजन की है। किसकी है? आई डू वाट आई डू, वाट आई डू, ये पुस्तक किसकी है? तो आई डू वाट आई डू ये रघु राजम की पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। उर्जित पटेल की भी एक पुस्तक है, याद रखना है कि ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट, ये याद रखना, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है पुस्तक वो किन की है? ओवरड्राफ्ट पुस्तक जो है उर्जित पटेल की है, सेविंग इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर जो है उर्जित पटेल की है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए, आई डू वाट आई डू रघुराम की है, ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की हमने देख लिया। उसी प्रकार कुछ और है, जैसे द थर्ड पिलर रघुराम राज की है। एक और है द थर्ड पिलर, द थर्ड पिलर, थर्ड पिलर किसकी है? तो द थर्ड पिलर जो है वो रघुराम राज की है। द थर्ड पिलर बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो सतपुरा की रानी जो है पंचमढ़ी को कहा जाता है। पंचगनी महाराष्ट्र में, सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और ये जो है ना ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, और सतपुरा पहाड़ की अगर पूछे कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़, क्या नाम है इसकी? सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई जो है ना 1350 मीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में? तो होशंगाबाद जिला में, ये भी ध्यान रखना। और पंचगनी पूछेगा तो महाराष्ट्र में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और पंचगनी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि कौन सा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है जो दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जो है जोड़ता है? तो है NH2। कौन सा राजमार्ग? NH2। NH2 जो है ना दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के साथ जोड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड जो है किसे कहा जाता है पता है? NH जो है ना 19 को ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो देखिए, मेघा दिवस जो है ना मनाने का निर्णय लिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। ये कब किया गया था? तो 3 दिसंबर को किया गया था। कब किया गया था? तो 3 दिसंबर को किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर, ये भी ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर जो है मेघा दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई थी। कब? तो 3 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखना है। और बिहार दिवस हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अब्दुल कलाम का जो है 11 नवंबर को, अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर भारत सरकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? जो अजंता की जो कलाकृति है वो किससे संबंधित है? तो अजंता की जो गुफा है ना वो गुप्त काल से, हमने बताया ना कि लूसेंट में ये सब हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अजंता की जो कलाकृति है वो गुप्त काल से है। तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हड़प्पा में कोई काम नहीं है, मौर्य में, बौद्ध धर्म में कोई नहीं है, मौर्य में कोई नहीं, तो गुप्त काल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है वो कौन सा है? तो वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। और क्वेश्चन भुवनेश्वर में पूछ ही दिया है, तो लिंगराज मंदिर जो है कहाँ है? भुवनेश्वर का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये ध्यान रखना है। ये 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था। फिर राजा रानी मंदिर पूछेगा तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ठीक है, मुक्तेश्वर मंदिर पूछेगा तो उड़ीसा का भुवनेश्वर के पास ही है, ये भी ध्यान रखना है। और ये
लिंगराज जो है ना चंदेलों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ठंडा जो है धारा नहीं है, ठीक है। तो कैलिफोर्निया ठंडा है, ओएसियो ठंडा है, कनारिया भी ठंडा, कनारी भी ठंडा है, लेकिन क्यूरेशिया जो है ठंडा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरेशिया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरेशिया। तो कैलिफोर्निया, ओआईसीओ, कन्नारी ये सभी जो है ठंडा जलधारा है, लेकिन क्यूरेशिया जो है ना ये कौन सी जलधारा है, तो ठंडा नहीं है, तो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी राजधानी जो है किसकी है, तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है, ये ध्यान रखना है। फिनलैंड की मुद्रा जो है यूरो है, ये भी याद रखना है। आइसलैंड की अगर राजधानी पूछे कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो रिजविक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लटाविया की राजधानी क्या है, तो लटाविया की राजधानी है रीगा। लटाविया की राजधानी क्या है, रीगा, ये ध्यान रखना है, रीगा। तो लटाविया की राजधानी रीगा लिख ही देते हैं, लिखने का मन नहीं करता इसमें। रीगा जो है लटाविया की राजधानी है, और रिकजेविक जो है रिकजेविक ये आइसलैंड की राजधानी है, रिकजेविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो है किससे संबंधित है, तो मार्कोनी जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था हरि बाल कृष्णन को, ठीक है। मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन को दिया गया था। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, आशा पारेख को, ठीक है। 52वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिला था इन्हें आशा पारेख को, ये याद रखना है। डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रित्जर अवार्ड 2023 का, प्रित्जर अवार्ड जो मिला था इन्हें, प्रित्जर अवार्ड मिला था इन्हें किन्हें, 2023 का मिला था। किसे मिला था, तो डेविड चिपरफील्ड को मिला था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इकलौते थे हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारे नहीं सबके प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और गांधी जी के बारे में पूछता है कि गांधी जी है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो वो जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पूछता है, याद रखना है 5 मार्च, और गांधी और इरविन के बीच जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, ये भी ध्यान रखना है, गांधी इरविन पैक्ट से कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला जो है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो भारत का पहला जो है परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा, कौन सा है, तो भारत का पहला जो परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है वो है अप्सरा है, ठीक है। और इसे जो है ना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु आयोग की स्थापना किया जाता है, कब, 1948 में। और वहीं से परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू होती है। और ये स्थापित कहाँ जाता है, तो बार्क जो है ट्राम्बे मुंबई में, ये भी ध्यान रखना है। तो बार्क के अनुसंधान परमाणु रिएक्टर में जैसे अप्सरा हो गया, ठीक है, साइरस हो गया, साइरस भी है, फिर जर्लिना भी है, फिर पूर्णिमा फर्स्ट है, पूर्णिमा 2 है, पूर्णिमा 3 है, और ध्रुव है, ये सभी है, लेकिन पहला पूछ रहा था तो ये था हमारा फर्स्ट, फिर साइरस जो था हमारा सेकेंड था, ठीक है, जर्लिना जो था हमारा वो थर्ड था, ठीक। और ये ध्रुव जो है ना ये सबसे ये है 7वां, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, ठीक है। स्टारशिप जो है किसका है, तो हम सभी जानते हैं कि जो स्टारशिप है वो स्पेस एक्स का है, और स्पेस एक्स का जो मालिक है वो कौन है, एलन मस्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी दर्जा दी, तो 13वां जो महारत्न कंपनी को दर्जा दिया गया है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, किसके दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ये ध्यान रखना है। पहला जो है कौन सा है महारत्न कंपनी में, तो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। दूसरा अगर पूछे तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, फिर इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तेल और प्राकृतिक
गैस निगम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, और 13वां है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो है ना 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 अगस्त जो है को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कुछ अगस्त महीना का हम बता देते हैं। जैसे शुरू से देखिए, 7 अगस्त विश्व हथकरघा दिवस, 10 अगस्त जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, 12 अगस्त युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, इसलिए जनवरी का बता दिया, राष्ट्रीय युवा 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 29 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त, और राष्ट्रीय जो है लघु उद्योग दिवस जो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने इसके बारे में समझा। 152 फ़ारेनहाइट जो है कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर है? अब देखिए, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, याद रखना है कि C-0 और बाई 100 डिग्री सेल्सियस -0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, C-0 और 100 डिग्री सेल्सियस -0 बराबर F-32 और बट्टा 212 माइनस क्या कर देना है, 32 घटा देना है। अब इसको क्या करना है, जहां पे फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है वहां पे फ़ारेनहाइट का मान रख देना है। यहाँ पे क्या है, माइनस हमारा है, तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे क्या रख देंगे, 200 मतलब 152 फ़ारेनहाइट रख देंगे। ठीक है, 152 में से 32 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 152 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, और बस उसका मान हम निकाल देंगे। अब जैसे ही C-0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए C-0, तो यहाँ C में से 0 घटाएंगे तो C हो जाएगा, 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 लिख देंगे, तो यहाँ 100 लिख देते हैं। ठीक है, 100 डिग्री C है तो C ये हमारा हो गया 100 और बराबर। अब यहाँ F का मान 152 रखेंगे तो 152 में से 132 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120। कितना हो जाएगा, 120 और बट्टा नीचे 212 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 180। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 12,000 बट्टा C बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 और बट्टा 180। अब इसको निकालिए, 18 चौका टोटल से 108 यानी 6 से कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, पौधे के किस भाग को जो है केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वार्तिका तथा वर्तिकाग्र। ठीक है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्तिका तथा वर्तिका का इस्तेमाल किया जाता है केसर के रूप में। केसर कहाँ में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो केसर जो मिलता है जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, केसर कहाँ मिलता है, तो जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, केसर जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, केसर जो है कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। बिल्लो जो है किस किस बिल्लो एक होता है बिल्लो। ठीक है, याद रखना, बिल्लो जो है ना क्रिकेट का एक बल्ला होता है, जैसे क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए बिल्लो यानी सैलिक्सब्ला का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है। एक सहतूत होता है, जैसे सहतूत के बारे में, तो सहतूत का जो है ना हॉकी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हॉकी स्टिक हो गया। चाहे क्रिकेट का जो स्टम्प बनता है वो किसका बनता है, तो वो बनता है सहतूत का, और बिल्लो से बैट बनता है। और इसलिए हमने बताया इन दोनों का कि ये दोनों जो है ना जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ये पौधे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें विकेट की और हॉकी स्टिक के, तो वो बनता है सहतूत से, और जो बैट बनता है वो बिल्लो का बैट होता है। ठीक है, ऐसे तो कोई सी भी लकड़ी का बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे सशक्त स्कंदन है? सबसे सशक्त स्कंदन की बात कर रहा है तो है एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2। ठीक है, ये ध्यान रखना, एल्युमिनियम क्लोराइड AlC3 होगा। ठीक है, AlC3 एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, कौन सा सशक्त स्कंदन है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 152 का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 152 का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R2 और 2202 के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया, तो RQ का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, RQ का मान ज्ञात करना है। तो 1 बटा क्या कर देना है, 15 कर देंगे, और बराबर 1 बटा
R1 कर देंगे और प्लस 1 बटा क्या कर देंगे, 152 है और 202 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। पंद्रह और 20 है। ठीक है, R2 के लिए कितना है, 15 और 20 है, ये ध्यान रखना है। R2 के लिए कितना है, तो 15 और 20, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको हम क्लीनिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 15 का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R2 का 20 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो हम सभी जानते हैं 1/R हो जाएगा, 1/R1। R1 कितना है, तो 15, 1/R1, सॉरी प्रतिरोध तो दिया हुआ है 15 है ना, तो 1/R1 तो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यार, R क्यों लिख दिया गया। ठीक है, तो हो जाएगा 1/R1 और प्लस 1 बटा क्या होता है R2, तो यानी R2 का मान दिया हुआ है 20 और 1/R1 का मान दिया हुआ है कितना, एक सेकंड प्रतिरोध निकाल लेते हैं। देखिए 1/R1, R1 का मान दिया हुआ है 15 और बराबर 1/R 15, 1/R1 का मान निकालना है तो R1 लिख देंगे और प्लस 1/20 लिख देंगे। तो R1 बराबर कितना होगा, 1/15 माइनस 1/20, तो 1/R1 का मान कितना निकल जाएगा, तो 60 ओम निकल जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्न में अधिक द्रव्यमान किसका होता है, बताना है कि इनमें सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है। इनमें से बताना है कि सबसे जो है अधिक द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है कि न्यूट्रॉन का होता है। तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन का होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। नेक्स्ट है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फील्डिंग भागों को एक पिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसके उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है, उसके गलनांक से क्या किया जाता है, ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है, तो क्या होगा। तो देखिए ये जो होता है ना वो टांकना कहलाता है। क्या कहते हैं उसे, हम टांकना कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन जो है निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो परिवर्तन निहित है वो क्या है, तो है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा। किस में होता है, तो ये सौर ऊर्जा का जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोध यौगिक कौन सा है। डेटॉल में मौजूद जो प्रतिरोध यौगिक है मतलब एनोलोरॉक्सिलोन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेटॉल में जो आप देख रहे हैं ना कि डेटॉल साबुन से नहाइए और कीटाणुओं से मुक्त पाइए, तो वो डेटॉल में जो होता है वो क्या होता है, तो ये डेटॉल में यही होता है, एनोलॉक्सिलोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण, 3 कितने हैं, तो स्तनपायी के उदाहरण और इस प्रकार का एक समूह बनाते हैं, तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो पेंगुइन जो है ना इस समूह से संबंधित नहीं है। पेंगुइन क्या है, इससे संबंधित नहीं है पेंगुइन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा है कि वयस्क मानव में रुधिर का समान मात्रा होता है। तो वयस्क मानव में रुधिर का जो समान मात्रा होता है वो 5 लीटर होता है। कितना होता है, तो 5 लीटर होता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है। तो अभिक्रिया को किस में अभिक्रिया किया जाता है, तो किया जाता है ऊष्मा क्षेपी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे। तो पत्तियों की जो कोशिका में होता है वो लवक कहाँ होता है, तो लवक जो होता है ना वो कोशिका द्रव में होता है। लवक कहाँ पे होता है, प्लास्टिड जो होता है वो कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध किस, एक्सो आपको नाम से ही पता चलेगा कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के साथ है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल जो है किसकी मौजूदगी में वायु में रहने से, तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के रहने से। किसके, तो हाइड्रोजन जो है सल्फाइड के रहने से रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। दृष्टि के जो है अस्थायित्व का सिद्धांत जो है किसके पीछे का सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत है वो सिनेमा का है। किसका है, तो ये सिनेमा का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का जो उदाहरण है वो है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का जो उदाहरण है वो है ऑक्सीटोसिन।
टॉक्सिन, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है। अगर देखिए गाय भैंस जो होता है ना, उसमें आपको ज़्यादा दूध निकलना है तो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा वो दूध निकलता है, क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल से क्या होता है कि जानवरों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है, तो क्या स्थानांतरित करती है? तो एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, माध्यम के कण हो गया, तो यानी ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, माध्यम के कण हो गया, यानी इसका आंसर हो गया ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होता है? पारिस्थितिकी प्रणाली में जो प्राथमिक उत्पादन होता है वह पादप होता है। कौन होता है? तो पादप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाली अवांछित इलेक्ट्रॉन संदेश क्या कहलाते हैं? तो अवांछित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है स्पैम कहलाता है, स्पैम कहलाता है। यदि प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाला जो अवांछित इलेक्ट्रॉन संदेश है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्पाम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक, ब्रेड बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्रेड आप बनाते होंगे तो ब्रेड बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि मैदा का करते हैं, और किसका इस्तेमाल करते हैं? तो खमीर का किया जाता है। मैदा और खमीर का किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? अब बताइए कि आपातकालीन हार्मोन की अगर हम बात करें तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि आपातकालीन हार्मोन एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है। एड्रीनल हार्मोन को कहा जाता है आपातकालीन, लरो और उरो हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो एड्रीनल को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, और एड्रीनल हार्मोन को ही लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से जो है दूसरे तक जो है अंतरित करता है? यानी मलेरिया जो मच्छर काटेगा तो एक से दूसरे, तो कौन से मच्छी हो भाई? तो एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, एनाफ्लीज मच्छर, मलेरिया जो होता है एनाफ्लीज मच्छर से। नेक्स्ट है अमरबेल, जो क्या है, जिसे कस्पुटा भी कहा जाता है। अमरबेल हम सभी जानते हैं कि अमरबेल जो है पूर्ण तना परजीवी। अमरबेल क्या है? परजीवी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, अमरबेल क्या है? परिजीवी है और पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, अमरबेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। देखिए लत्तर की तरह रहता है, पीला पीला आपको दिखाई देगा पौधे पेड़ पौधों पर। अगर कहीं दर्द हो जाए घुटने में, ठीक है, सूजन वूजन हो जाए, तो इसको डालकर गर्म करके सेकते हैं हम लोग। गाँव में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। देखिए किसका संबंध जो है खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगाड़ने, संरचना बिगाड़ने और रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खाद्य विकृति। खाद्य विकृति होता है, खाद्य जब विकृति हो जाएगा तो उसका संबंध किससे है? पदार्थ खराब हो जाएगा, खाना बिगड़ जाएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा, संरचना बिगड़ जाएगा, रंग उड़ने लगेगा, तो हो गया खाद्य विकृति। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है साइंस का। इस लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय जो है ना खोज, विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी, ये ध्यान रखना है। और ये कब की थी मैक्सवेल ने? तो 1864 में करना है। कब मतलब 1864 में इसने किया था। अब यहाँ से जो हमारा 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो मैथ का है। ठीक है, और फिर हम लोग लास्ट में किसका देखेंगे? तो रीजनिंग का देखेंगे। यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन जो है 25 प्रश्न मैथ का देखने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यदि x प्लस 458 प्लस 250 का 2%, यदि x प्लस 458 यानी x प्लस 458 प्लस 250 का 2% बराबर कितना है? इतना का 50% के बराबर है, तो x का मान निकालना। तो x का मान आराम से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसको कहानी खत्म कीजिए भाई। ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 25 से काट दीजिए एक बार में, 15 बार में कट जाएगा। और अगर आप कुछ बुझा रहा है कि कटने क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम लोगों से क्या हो गया? गलती हो गया, क्योंकि गुना में तो सब है नहीं, गुना में नहीं है सब। इसको काटना क्या होगा? उचित नहीं होगा। समझ में आया? अब देख लेते हैं, जैसे देखिए इसको काट देते हैं, ये 50 बार में कट जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। यानी कितना हो गया? ये 5 से कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया 5 से। तो अब यहाँ पे देखिए 458 और 5 है, तो 458 और 5 कितना होगा? तो 463। यहाँ लिख देंगे 463। एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 463। और बराबर यहाँ पे देखिए 50 दूनी 100 हो गया, और 2 से इसको हम काटेंगे तो कितना बार में? 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16। ठीक है,
यानी 558 बार में, तो यहाँ जगह 558। अब x का मान निकालना है तो 558 और में से 463 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि रीता किसी पुस्तक को 150 रुपये में खरीदकर 25% की छूट प्राप्त करती है। रीता जो है किसी पुस्तक को 150 रुपये में खरीदकर क्या करता है, तो रीता जो है 150 रुपये में खरीदता है। रीता जो है कितना में खरीद रहा है, तो 150 रुपये में खरीद कर 25% की छूट प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए ये जो 75% का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो 75% का वैल्यू है 150। 75% का वैल्यू कितना है, 150। ठीक है, तो 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे, 150/75 करेंगे। ठीक है, तो हम 100% का निकाल लेते हैं। तो देखिए 1% का निकालने के लिए हम कितना, 75 दूनी 150, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो 100% का कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 200 रुपया। कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपया। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया। कितना में बेचा, 1190 रुपये में बेचा और उस पर जो है 40% का लाभ कमाया। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बोल रहा है ना कि जायसवाल जो है एक वस्तु को 10, मतलब कितना, जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा, 1190 रुपये में बेचा, तो उसे कितना का लाभ होता है, तो 40% का लाभ होता है। यानी एक्स का 140% बराबर कितना है, 1190, 1190 है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो 4 से खत्म, और इसको देखिए ये कटने लायक है क्या, 14 अठे 14 अठे 14 अठे चौके 32, 14 और 12 से। ठीक है, ये 14×5 = 70 हो गया। ये बच जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यानी एक्स का मान आ गया 850। गुना करने के बाद एक्स का मान कितना आ गया, क्रयमूल्य 850 आ गया। अब बोल रहा है कि यदि वो अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। अब अंकित मूल्य पर कितना का छूट दे रहा है, तो वो 10% की छूट दे रहा है। तो सबसे पहले 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1190 रुपये में था, तो 10% हम छूट देंगे तो 10/100 करेंगे, यानी 1/10। तो 1190 का 1/10 कितना हो जाएगा, 119। तो 1190 में से 119 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1071 हो जाएगा। ये छूट देने के बाद कितना हो गया, 1071 हो गया। अब 1071 में से 185 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 221। और 221 और बट्टा क्या कर देंगे, 850 इस पे ही ना, और गुने 100। अब ये जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको काट के देख लीजिए कितना से कटेगा, 17×5 = 85, 17×5 = 85 और 5×2 = 10, 17×5 = 85 और 5×2 = 10 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कितना है, 17, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, कितना हो जाएगा, 221 और गुने 100/850। ठीक है, तो कितना परसेंट हम निकल के आएगा, तो ये हम काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो तो खत्म हो गया। अब ये हो गया 2×5 = 10 और ये हो गया 17×5 = 85। ठीक है, अब ये 17 से हम काटेंगे तो कितना गुना है, 17 का ये कितना कितना गुना है, 12×2 = 17 का, 17×10 17, 12, 12×2 = 24, 13, 13, यानी 12 के गुना है तो 12×2 = 24, यानी लगभग जो हो जाएगा कितना आएगा, 13×2 = 13, 13 गुना है तो 13×2 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो 26% लगभग इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक सड़क के दोनों किनारों पर दो मीनार आमने सामने है। एक सड़क के किनारे पर दो मीनार आमने सामने है। यदि 50 मीटर की लंबी कितना है, यदि एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस प्रकार झुकाई जाती है कि मीनार पर जो 40 मीटर तक तथा दूसरी ओर जो है कितना 14 मीटर तक पहुंच जाता है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना। अब बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या, ठीक है,
अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या है कि एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क है, कितना है 50 मीटर सीधी लंबी सड़क, सीढ़ी है 50 मीटर लंबी, क्या है सीढ़ी सड़क है, तो ये जो हो गया 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है क्या है 48 मीटर मीनार है, तो 48 मीटर इसको क्या कर दिए मीनार हम इसको कर दिए। फिर बोला है कि 14 मीटर तक पहुंचे, दूसरी एक और बनाना है दूसरी, तो इसको हम दूसरी बना देते हैं। ये बना दी हम दूसरी, ठीक है। दूसरी को हम ले लेते हैं सी और ये डी हो गया तो हमारा ई हो गया, और इसका तीसरी का कितना दिया है 14, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। सड़क की हमें क्या निकालना है चौड़ाई निकालना है। तब ये 48 है ये 50 है, ठीक है, ये हमारा 40 है। अब बोल रहा है एंगल, तो सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो सड़क की चौड़ाई आराम से निकल सकती है, हम जान रहे हैं कि ये 90 डिग्री हमारा है और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो 50 एक्स का मान कितना निकल के आएगा, तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा 14। इसको कर्ण स्क्वायर में लंबे स्क्वायर कीजिए तो 50 के स्क्वायर में 47 के स्क्वायर 196 आता है, 14 के स्क्वायर है तो 14 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 50 के स्क्वायर और फिर कितना 40 के स्क्वायर कर देंगे, सीढ़ी है, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50 के स्क्वायर 304, 304 का वर्गमूल कितना हो जाता है 48, और फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 50 मेरे भाई थोड़ा सा हाइट कम कर दिए हैं, ये भी 50 है, तो 48 और ये कितना हो जाएगा 4 62, यानी 62 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का जो है 1/5 के बराबर हानि होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचा जाता है, कितना में 1000 रुपये में बेचा जाता है, मतलब किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता है कि क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, लेकिन हानि यहाँ दिया हुआ है कि क्रय मूल्य के 1/5, तो 1/5 जो होता है वो कितना परसेंट होता है 20% होता है, यानी 20% बराबर जो है एक सेकंड सेकंड क्वेश्चन कहीं अधूरा तो नहीं ना है। किसी वस्तु के 1000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर क्या होता है हानि होता है। हाँ तो देख लिए मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हम एक्स मान लिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य एक्स है तो इसमें 1000 में बेचा जा रहा है तो 1000 में हम इसको बेच दिए। अब 1000 में बेचा जा रहा है तो कितना के हानि के बराबर हो रहा है, तो 1/5 हानि के बराबर हो रहा है, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और बटा ये कितना हो जाएगा 5 और बराबर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 25 चौके यानी 250 बार में, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा, 25 25 125 यानी 1250 आ जाएगा एक्स का मान। तो हो गया आंसर 1250। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 866 रुपये की अपेक्षा 1000 रुपये बेचा जा रहा है, ठीक है। 866 रुपये की अपेक्षा 1000 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 20% का लाभ जो हो रहा है कितना के बराबर हो रहा है 1000 रुपये की जगह कितना में 860 की जगह 1000 में बेचा जा रहा है, तो कितना का अंतर है भाई, तो अंतर है 140 रुपये का, ठीक है। 20% बराबर कितना 140 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी 1% का मान जो है वो कितना का बराबर है 7 के बराबर है, तो 100% का निकाल देंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 700, यानी 700 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए बोला है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, 10 संख्याओं का औसत जो है कितना है 7 है। तो 10 संख्याओं का औसत 7 यानी 10 गुने कितना कर देंगे 7 यानी 70 हो गया। 10 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो 10 सत्ते 70, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए। यहाँ पे समझना है कह रहा है क्या कि 10 संख्याओं का औसत यानी 10 जो संख्या है 10 संख्या है, तो 10 संख्या का जो औसत है वो कितना है 7 है, तो 10 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 10 संख्या का योग हो जाएगा कितना 70 हो जाएगा। अब 10 7 7 7 है तो 10 संख्या का योग 7 है। अब बोला कि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या क्या हो जाएगी,
प्रत्येक संख्या को क्या किया जा रहा है कि 12 से गुना कर दिया जा रहा है। तो जैसे ही प्रत्येक संख्या गुना किया जाएगा 12 से, तो औसत 7 है तो बरसते कितना हो जाएगा 84। बरसते कितना हो जाएगा 84, तो आंसर हो जाएगा 84 आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। 100 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 40 है। तो 100 संख्या का हम योग निकालेंगे तो क्या करते हैं 100 गुने 40 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब बोला कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर 83, तो कितना अंतर है भाई 53 के स्थान पर वो क्या कर दिया कि 83 कर दिया है। तो 53 के स्थान पर 83 कर दिया मतलब ज्यादा कर दिया है, तो कितना तो 30 ज्यादा कर दिया है। तो इसमें से हम 30 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 30 जैसे ही घटाएंगे तो 39 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ठीक औसत क्या होगा, तो टोटल संख्या कितना है 100 संख्या, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39.7 आंसर। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 84 नंबर है ना कि x के पावर 3 है और इसके पावर जो है 2 लिखा हुआ है, और गुने x के पावर कितना है 4 है, और बटा x के पावर कितना है 10 है, और बराबर x के पावर p का मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान, x के पावर कितना लिख देंगे, तो x के पावर हो जाएगा 6 और गुने x के पावर हो जाएगा 4, और x के पावर कितना हो जाएगा 10। तो ये हम गुना करेंगे तो ये x के पावर कितना हो जाएगा 10 और नीचे x के पावर कितना हो जाएगा 10, ये खत्म हो जाएगा। तो एक, तो p का मान कितना हो जाएगा, एक किसका मान आता है, तो अगर पावर जी एक है तो ठीक है, तो ये कटेगा तो लड्डू बटेगा, तो इसका मान आ गया एक। तो हम सभी जानते हैं कि x के पावर p यानी x के पावर कितना होता है तो एक आता है, तो x के पावर p का मान 0 होगा, तब किसी का पावर 0 आता है तो कितना आता है 1 आंसर आता है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। 2 लिखा हुआ है और x माइनस 1, ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस 2 है, फिर x प्लस 1 है, और बराबर कितना है 320 है, कितना है 320 है। तब इसको हमें क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए 2 के पावर x इसको लिखिए, और गुने 2 के पावर माइनस 1 लिखिए, प्लस 2 के पावर x लिखिए, और इंटू 2 के पावर 1 लिखिए, और बराबर 320 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर x है, 2 के पावर x है, तो 2 के पावर x हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर x को हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो 2 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है 2x हो गया, ठीक है, तो 2x लिखेंगे, और इंटू अब 2 के पावर माइनस 1 है तो इसको 1/2 लिखेंगे, और ये 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 जोड़ देंगे 1/2, और 2 के पावर 1/2 का प्लस 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, तो 1/2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 320 मेरे भाई। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 छके 30 और 5 के 20, और 2 से अब 2 से ये काट दीजिए, तो x के पावर कितना हो गया x बराबर हो गया 64। तो ये 64 कितने का पावर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 के पावर कितना है 7, इसका आंसर आ जाएगा। x का मान निकालना था तो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अरे यार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, 2 तो कटेगा नहीं ना, कहाँ पे हम गड़बड़ करिए कुछ, बार बार गड़बड़ करते रहे हैं, 7 कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ एक मिस्टेक हो गया यहाँ से। अब देखिए 2x है तो लिखेंगे 2x, ठीक है, और इसको 1/2 लिखेंगे ना 1/2, और प्लस इसको लिखेंगे 2, और बराबर 320, ये 320 ही है ना, तो 320 हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x है, ठीक है, अब इसको 1/2 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 आएगा, ये इंटू में है, और बराबर 320 है। अब देखिए इसको इसको काट देते हैं, 5 के 30 और 5 के 20 हो गया, और 2 से गुना कर देंगे तो 2x के पावर 2 के पावर x है, 2x नहीं लिखा हुआ है 2 के पावर x है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बराबर 64 गुने 2, तो 2 चौके 8 2 छक्के 12 यानी 128 हो गया। तो ये कितना का पावर है 2 के पावर ये 7 है, और ये 2 के पावर x लिखा हुआ है, तो 2 के पावर 7 यानी 7 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ही आया था। नेक्स्ट है कि एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की घटोतरी हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी कर दी जा रही है,
तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो ये हमें बताना है। तो जैसे मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो नई त्रिज्या में 50% की क्या कर देना है, कमी कर देंगे। तो कमी करेंगे तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बटा 4 कर सकेंगे, तो 3 पाई r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब उसका प्रतिशत निकालना है, कमी परसेंट, तो कितना आ जाएगा, 75% निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर जो है 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है, ये ध्यान देना है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा कितना है, 4 गुने 4। तो 4 गुने 4 2 वर्षों का कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 16%। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 + 4 और प्लस 4 गुने 4 और बटा 100। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 16 पॉइंट जो आएगा 16% आ जाएगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कह रहा है, तो 16.16 में से 16 घटा देंगे तो 0.16% की वृद्धि होगी। 0.60%, और 0.60 बराबर कितना, 1 दिया हुआ है। ठीक है, 0.60% बराबर ही तो 1 दिया हुआ है। कितना है अंतर, 1 रुपया है दिया हुआ है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे मतलब 0.16% बराबर 1 दिया हुआ है, तो 100% का निकालेंगे तो 1/0.16 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 625 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 625 इसका आंसर आ जाएगा। बी 100% का मान निकाल देना है, 100%। तो 100% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100% का निकालने के लिए 100 और गुने 100 और बटा, क्योंकि पॉइंट में भी हटाएंगे, और बटा कितना हो जाएगा, 16। बस इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हेमंत ने 10 साड़ी इतना रुपये में खरीदा। हेमंत ने 10 साड़ी 100 प्रति साड़ी के लाभ पर तथा 12 साड़ी 60 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर बेचा। यानी जो है ना 10 साड़ी बेचा 100, मतलब एक साड़ी पे 130 रुपये फायदा कमा रहा है, और वही जो है 12 साड़ी जो है 60 रुपये प्रति साड़ी लाभ पर बेच रहा है। तो 20 साड़ी में से प्रत्येक कितने लाभ पर बेचेगी, कुल साड़ियों का औसत भार जो है 75 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए 10 साड़ी बेच रहा है, कितना 130 रुपये एक साड़ी प्रति। 10 साड़ी का जो है 10 साड़ी पे इसको कितना फायदा हो जाएगा वो पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस 12 साड़ी बेच रहा है और 60 रुपये एक साड़ी पे बेच रहा है, तो सभी का हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना निकल के आ जा रहा है। ठीक है, और प्लस अब बोला कि 20 साड़ियों में प्रत्येक का कितना लाभ होना चाहिए, तो 20 एक सम कर देते हैं। ठीक है, तब इसको देखिए 1300 हो जाएगा और 12×6 = 72 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2020 हो जाएगा, और प्लस ये हम लिख देते हैं 20x, 2020 प्लस 20x हो गया। ठीक है, तो 2020 प्लस 20x बराबर क्या है, बराबर है कि 75 रुपये साड़ी बेचना है, 75 रुपये साड़ी बेचना है। टोटल क्या है, साड़ी है, तो यहाँ पे देखिए 20 और 10 30 और 12 कितना हो गया, 42 साड़ी है। तो 42 और गुने 75 के रेट से बेच देना है। तो x का मान हमें निकाल देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना है नहीं, पहले तो 42 में 75 से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 20x लिखिए तो 20x लिख देते हैं, और 42 में 75 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3150 आ जाएगा, और में से 20 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 20x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1130 रुपये हम घटाएंगे, तो 0 से 0 खत्म। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 56 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यानी 56.50 रुपया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 10 छात्रों का औसत आयु 14 है। तो 10 छात्रों का औसत आयु 14 है, तो गुना करेंगे, और 12 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16 है। तो 12 छात्रों का औसत आयु 16 है, तो इनका योग करेंगे तो 12 गुने 16। फिर 10 छात्रों तथा 6 छात्रों की औसत आयु जो है कितना है, 14 पॉइंट कितना है, 5 है। तो यानी 10 और 6 कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। फिर 16 गुने कितना कर देंगे, 14.5 कर देंगे। ठीक है, बस हमारा मान निकलते आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 140 हो गया, और प्लस 12 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। इन दोनों के जोड़ देते हैं तो 9 4 13 332 आ गया। ठीक है, 332 आ गया, और 16 छात्रों का अगर हम निकाले तो 16 गुने 14.5 तो कितना आ जाएगा, 232 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 232 हो गया। तो 332 में से 232 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 वर्ष का कितना आ जाएगा, 100 वर्ष।
बस अब हमारा आंसर हो गया। 6 छात्रों का औसत पूछ रहा है तो 100 बटा कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 100 बटा 6 करेंगे तो 50 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 50 बटा 3 को 16 पूर्णांक 2 बटा 3 लिख देंगे। ये 16 पूर्णांक 2 बटा 3 है लिखा हुआ, ठीक है। तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। 72 के स्पीड से जा रही है, कितना के स्पीड से जा रही है, 72 के स्पीड से जा रही है। तो 72 गुने, इसको बदल देते हैं भाई, तो 5/18 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 चौके 72, तो 4×5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे यानी 3 सिक्के हैं। 1 रुपये के हैं, 25 पैसे के हैं और 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं, ठीक है। और इन सबों का मूल्य जो है 378, मतलब टोटल सिक्कों की संख्या दी हुआ है कितना, 378 सिक्का है। और ये अनुपात में दिया हुआ 11, 13 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। ये भी ध्यान देना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, कितने की, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ये ध्यान देना है हमें। तो देखिए 13 और 11 और कितना है, 7 है, ठीक है। तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 निकल के आ जाएगा। फिर इंटू 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 7 25 है ना, तो 1 रुपये में 4 को होता है, तो 7 की कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों का योग जो है कितना है, 378 दिया हुआ है, 378 दिया हुआ है। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 बराबर 378, 63 बराबर 378, ठीक है। तो एक्स का मान हम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 22 और 6, ठीक है। तो 22 गुने कितना कर देंगे, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 132 आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि जो है ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो एम ए और एन सी बटा एम बी और एन डी का मान निकालना है। तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। इसमें क्या करना है, उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ए अनुपात बी और बटा सी अनुपात डी बराबर, इसको मान लेते हैं के, और इसका मान हम निकाल कर लेके आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन पे त्रुटि शायद हुआ है क्या, क्योंकि क्वेश्चन कुछ अधूरा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसको हम लास्ट में देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग जो है कितना है, एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों का योग का अनुपात जो दिया हुआ है 7:1। ये दो अंकों की संख्या और अंकों का योग का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:1 दिया हुआ है, ठीक है। यदि इकाई अंक दहाई अंक से एक कम है, यदि इकाई अंक जो है दहाई अंक से, तो मान लेते हैं कि दहाई अंक x है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इकाई अंक हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। दहाई अंक x मान लेते हैं, तो इकाई अंक कितना बोल रहे हैं, x एक कम है, ठीक है। तो अगर हम संख्या बात करें तो 7 1 की, तो संख्या कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, और बटा x प्लस x माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर यही दिया हुआ है कितना, 7:1। अब आपको x का मान इसमें निकाल देना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 21। एक्स का मान आप लोग निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि सौरभ के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। सौरभ के पास क्या है, कुछ गाय और मुर्गे और कुछ सिरों की संख्या, और कुल सिरों की संख्या देख लीजिए 48 है, तथा पैरों की संख्या दिया हुआ 140 है। यानी सौरभ के पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुर्गों की संख्या x है और गाय की संख्या y है। मुर्गों की संख्या x है और गाय की संख्या क्या मान लेते हैं कि y है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का मिलाकर, सिरों के मिलाएंगे तो दोनों का एक सिर होगा, तो यानी इन दोनों सिरों का मिलाकर कितना है, मतलब 48 है। अब बोल रहा है कि पैरों की संख्या 240 है। पैरों की संख्या कितनी है, 240 है। और सौरभ के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या जो है 140 है। पैरों की संख्या कितना बोल रहा है कि पैरों की संख्या जो है 140 है। अब बताइए कि गाय और क्या है, मुर्गी, तो हम किसको क्या माने हैं, तो अगर हम बात करें तो मुर्गी को हम माने हैं x, ये हमारा जो है ये हेन है, और ये हमारा क्या है, काऊ है। अब बताइए हेन का काय गो पैर होता है, 2 गो, तो इसको हम लिख देंगे 2x, और गाय का कितना होता है, 4 गो, तो इसको लिख देंगे 4, और इनकी संख्या दोनों का एक कितना दिया हुआ है, 4 140 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x और y का मान निकाल देना है, ठीक है। तो x का मान पूछ रहा है, यानी मुर्गी को पूछ रहा है, तो हो जाएगा इक्वेशन, सब इसको आराम से बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जया ने
जय ने जो है 3,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ किया, यानी जय जो है ना 3,000 रुपये लगाता है, 30,000 रुपये लगाता है और एक दुकान शुरू करता है। 2 माह के बाद जो है वो 45,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदारी हो गया। तो 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 के लाभ में राजू का भाग क्या होगा, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कितना लगाया है, तो 30,000 है। कितना लगाया है, तो 12 रेशियो, फिर 45,000 कितना के हिसाब से भाई, तो 45,000 जो है 10 के हिसाब से। ठीक है, यानी 30,000 लगाकर एक दुकान आराम किया, 2 माह में जो है 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदारी किया, तो 1 वर्ष के अंत में उसे 54,000 रुपया फायदा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखिए जय ने जो है 30,000 लगाकर एक दुकान आप शुरू किया। ठीक है, 2 माह बाद 45,000 लगाकर राजू इस दुकान में साझेदारी हो गया। कहने का मतलब 1 वर्ष में 12 महीना होता है, तो यानी जो जय लगाता है वो 12 महीना के लिए लगाता है। और ये जो कौन है, एक और है राजू, राजू जो है 2 महीने के बाद यानी 10 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, कितना, तो 10 महीने के लिए लगाता है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो कितना आ जाएगा, अब देखिए खत्म खत्म टाटा बाय बाय। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 4 और ये हो गया 5 से कट गया, तो 4 रेशियो कितना हो गया, 5। 4 रेशियो कितना हो गया, 5। ठीक है, अब बोला राजू का भाग निकालना है, तो राजू का टोटल कितना है भाई, 54,000 रुपया होगा। टोटल 1 वर्ष में कितना हो गया, 54,000 रुपया। तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल 9 और बटा राजू का तो 4 है, और उसका कितना है, बोल रहा है किसका, राजू का, राजू का बोल रहा है ना, तो राजू का है 5 है। ठीक है, राजू का कितना है, तो 5 है, तो इसको 5 रख देंगे। 9 छक्का 54 और 5 छक्का 30, यानी 30,000 आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ए तथा बी ने जो है 10 और 9 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया, और ए का धन 6 माह के लिए लगा, ए का मान जो है 6 के लिए लगा, और अंत में कुल लाभ को इन दोनों ने जो है 4:3 के अनुपात में बांटा, तो बी का धन कितना हो जाएगा, बी का धन कितना हो जाएगा। तो ए तथा बी जो है धन क्रमशः 10x और 9x रुपये लगाता है। कितना लगाता है, 10x और 9x रुपये लगाता है, 10x लगाता है और कितना लगाता है, 9x लगाता है। ठीक है, तो 10x गुने कितना, 6 के लिए लगाता है 6 माह के लिए, और बटा 9x इसको मान लेते हैं जेड माह के लिए। ठीक है, और बराबर कितना है, तो 4:3। तो बस इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो जेड का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 6 गुने 3 और बटा 9 गुने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको काट लेते हैं, 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये 3 3 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया, ओनली 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ये अपनी 24 गाय 3 महीने चराता है। ये अपनी जो है 24 गाय कितने, तो 3 महीने चराता है। क्वेश्चन क्या, 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपनी 24 गाय जो है 3 महीने चलाता है, बी जो है अपनी 10 गाय 5 महीने चलाता है। ठीक, और सी जो है अपनी 35 गाय 4 महीने चलाता है, और डी जो है अपनी 21 गाय 3 महीने चलाता है। यदि कुल किराए में ए का भाग जो है कितना है, 1440 है, तो चारागाह का कुल किराया बताना है, चारागाह का कुल किराया बताना है। तो किराया किसका है, ए बी सी और डी का है। तो इनका अनुपात अगर हम बात करें तो 24 है, तो 24 गाय कितने हैं, 3 महीने के लिए, तो 24 गुने 3, रेशियो 10 गाय 5 महीने के लिए, फिर रेशियो निकाल देते हैं 35 गाय 4 महीने के लिए, फिर रेशियो 21 गाय 3 महीने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको हम सॉल्व करते हैं। 24 दिया 72 हो गया, 50 हो गया, 4 5 20, 4 3 12 2 14, और फिर 21 दिया 63 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक तो कुल किराया निकाल लेते हैं, तो 1440 हो जाएगा सब, और बटा कुल किराया, और बराबर 72 बटा 325। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6500। नेक्स्ट है कि पानी को 12 प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य जो है 8 प्रति किलोग्राम हो जाए। क्या बोल रहा है कि पानी को 12 प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, कि मिश्रण का औसत मूल्य कितना हो जाए, इतना हो जाए। तो मान लें कि मिश्रण का हम जानते हैं एलिगेशन मेथड कि 1 किलोग्राम पानी का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि मतलब 1 किलोग्राम दूध की क्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 12 एलिगेशन से बना दीजिए, ये 8 आ गया, तो कितना हो गया, ये 4 का अंतर है, और इधर कितना का हो जाएगा, ये 8 का अंतर हो गया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो ये 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है,
1:2 आएगा तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 4×2 = 8। 1:2 तो 1:2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल में 1:3 का अनुपात हो तो उनके परिणाम अनुपात ज्ञात करना है। तो दो वर्गों का क्षेत्रफल लेते हैं, यानी x² और y² बराबर 1:3। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा, 1√3। तो 1√3 हो जाएगा तो कितना लिख देंगे, 4x/4y और बराबर 4 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, 4 से क्या कर देते हैं, दोनों तरफ गुना कर देते हैं तो हो गया कहानी खत्म। तो 1 रूट कितना आ गया, गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो परिणामों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:√3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यदि 4 व्यक्तियों जो है 160 मीटर लंबी दीवार को 20 दिन में बना सकता है, 40 व्यक्ति है, कितना है, मैं M1D1 वर्क, फिर M2D2। ठीक है, तो 40 व्यक्ति है कितने दिन में, 20 दिनों में। ठीक है, 40 व्यक्ति कितने 20 दिन में कितना है, तो 160 मीटर वर्क करना है। ठीक है, बराबर। फिर 25 है, 25 व्यक्ति हैं, कितना है, 150 मीटर दीवार बनाना है। D2 निकालना है हमें, D2 हमें निकालना है। तो 0 से 0 खत्म। ठीक है, 4 चौके 16, 10 चौके 40, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 50 25, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, तो 15 दूनी 30, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा, 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ से जो हमारा है रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। ठीक है, और हम लोग रीजनिंग का यहाँ से जो है 50 क्वेश्चन को देखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें कुछ प्रश्न जो है छूट गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन आप दिख रहा होगा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए आकृतियों को बांटा गया है। ठीक है, तो आकृतियों में एक श्रृंखला दी गई है और इन्हें वर्गों में बांटा जा सकता है, और दिए गए विकल्पों में से समूह का एक सेट चुनिए, इनमें से किस आकृति को बांटा जा सकता है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मतलब दिए गए विकल्पों में से समूह का एक सेट चुनना है जिनमें से इन आकृतियों को बांटा गया, इस किस सेट में जो है ना इन आकृतियों को बांटा गया, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, दो समान डिजाइन है, यानी एक के अंदर एक है, एक अंदर एक है, तो 1 4 9 वाला आंसर हो गया हमारा पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 102 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है। QST को QS लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, QST। ठीक है, फिर QS, फिर कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या भरेगा ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन इस टाइप का देखिए, Q है, S है और T है। Q है, S और क्या है, T है। तो क्या होगा, R होगा, एक में T हो जाएगा और इसमें S होगा, UQ हो जाएगा। ठीक है, तो RTSQ हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर B हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देखिए H हो गया, EG FEG HF और कहाँ पे कहीं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 2 5 3 8 1 9 2 11, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में त्रुटि है फिर भाई, इसलिए समझ कीजिएगा कुछ प्रश्नों को क्या है ना कि कुछ प्रश्न जो है गलत हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 108 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट में हम वीडियो में थोड़ा सा इसको हम सही कर देंगे। 108 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें फिगर में अगला कौन सा फिर होगा, इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 109 में देख लीजिए, पहले 2 था, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, तो अगला में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है सीरियल नंबर से है क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक हो गया है। एक घड़ी में 7:30 हुआ है, एक घड़ी में जो है कितना हो रहा है, तो 7:30 हो रहा है। यदि घड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर है, अब देखिए 7:30 हम आपको बता देते हैं। ठीक है,
कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है। तो यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे होगा 7 और 7:30 हो रहा है। तो कहने का मतलब है छोटी वाली तो क्या होगा 7, यहाँ हो गया 8, तो इसके बीच में होगा 7 7। और एक सुई होगी यहाँ होगी, ठीक है, एक सुई होगी क्या यहाँ होगी और एक सुई होगी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 7 बज के क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। तो 21 दिशा में आपको पता चल रहा कि ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, छोटी सुई जो है किधर की ओर है, तो छोटी सुई जो है उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर है, तो उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। बड़ी सुई पश्चिम दिशा की ओर है, बोला है कि बड़ी सुई पश्चिम कहती है, उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था ना आसान था, इसको डायरेक्शन आपको पता होगा तो आप समझ सकते हैं। ये डायरेक्शन में इधर क्या होता है, पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है। बड़ी सुई को पता दिया कि बड़ी सुई जो है पश्चिम की ओर है, तो बड़ी सुई यानी जो नीचे में पश्चिम देना था तो उधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप समझकर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 114 नंबर बोला है कि सुनीता अनीता से लंबा है। अब सुनीता जो है किससे लंबा है, अनीता से लंबा है। अब बोला है कि रीना जो है चित्रा से लंबी है और बानू से छोटी है। रीना जो है चित्रा से लंबी है, चित्रा से लंबी है रीना, लेकिन बानू से छोटी है, यानी बानू ऊपर होगी, ठीक है। और अनीता जो है चित्रा से छोटी है, अनीता जो है चित्रा से छोटी है, यानी अनीता जो है चित्रा से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है। और अनीता से लंबी कौन है, सुनीता, और चित्रा सुनीता से लंबी है और चित्रा जो है सुनीता से लंबी है। तो बोल रहा है कि तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी अनीता हो गई, ठीक है। आपको पता चला होगा, ये डायग्राम हमारा फेल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 115 नंबर क्वेश्चन कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है। तो एक मेरे दादा की, यानी मान लेते हैं कि ये विकास है। विकास क्या कहता है कि मेरे दादा के, ठीक है, यहाँ पे ये दादा हो गया, ठीक है, दादा हो गया इसका, दादा के इकलौते पुत्र, इसका एक ही पुत्र है, ठीक है, इसका एक ही पुत्र है और इसकी एक पुत्री भी है, पुत्र का एक पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री हो गया। तो हम समझ इकलौता पुत्र मतलब विकास का ये बाप हो गया और ये पुत्री है तो ये बहन हो गई। तो क्या हो जाएगा, भाई बहन का रिश्ता है भाई। तो बोल रहा है कि विकास, विकास कौन है, तो विकास भाई है उस लड़की का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि परसों बृहस्पतिवार है तो रविवार कब होगा। यदि अगर परसों क्या बोला कि परसों बृहस्पतिवार है तो रविवार क्या होगा, तब परसों बृहस्पतिवार है, परसों बृहस्पतिवार है, परसों क्या है बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा, तो आगामी कल होगा, आगामी परसों हो जाएगा, आगामी परसों क्या आ जाएगा, रविवार हो जाएगा, और क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर चौथा है। बच्चों की एक पंक्ति में रवि जो है दाईं ओर से कैवा है, तो चौथा है। और श्याम बाईं ओर से दूसरा स्थान पर, और श्याम जो है बाईं ओर से कैवा स्थान पर है, दूसरा स्थान है। तो बाईं ओर से जो है श्याम, ठीक है, और एक दाईं ओर है, ठीक है। तो बाईं ओर से बोल रहा है कि श्याम जो है कैवा पे है, और बच्चों की एक पंक्ति में रवि जो है दाईं ओर से चौथा है। रवि जो है दाईं ओर से कैवा है, चौथा है। रवि जो है दाईं ओर से कैवा है, चौथा है इधर से। और बाएं से कौन है, बाएं से जो है कौन है, तो बाएं से जो है दूसरा है। बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है और शाम जो है बाईं ओर से कैवा है, दूसरा है। शाम जो है बाईं ओर से कैवा है, दूसरा है, ठीक है। अब बोल रहा क्वेश्चन यहाँ दाईं ओर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बाईं ओर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा क्वेश्चन कि आपस में स्थान बदल लेता है, तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है और रवि दाईं ओर से स्थान बदल दे तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो शाम की बाईं ओर से क्या हो जाएगी, तो शाम की बाईं ओर से क्या हो जाएगी, तो शाम की बाईं ओर से हो जाएगी 7वीं। 9 में से 2 घटा देंगे, 7 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक आदमी की आयु जो है 32 वर्ष थी जब उसकी पहला बेटा हुआ। पहला बेटा हुआ तो उसकी उम्र कितना था, 32 वर्ष था। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तब उसकी पत्नी का उम्र कितना था, तो 35 वर्ष था। 35 वर्ष था, 7 वर्ष हुई तब अंतर कितना हो जाएगा, 28 वर्ष का हो जाएगा। तो 32 में से हम 28 घटा देंगे, तो 32 में से जैसे ही 28 घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4 वर्ष आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लब को क्या लिखा जा रहा है, तो लब को 27 लिखा जाए तो कम को क्या लिखा जाएगा, तो लब को क्या लिखा जा रहा है, 27। तो लब एल का कोड कितना होता है मेरे भाई, एल का होता है 12। हम सभी जानते हैं कि एल का कोड कितना होता है 12, ओ का कितना होता है 15, भी का कितना होता है, तो भी का होता है 22, बी का होता है 22 और ई का होता है 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54। और बोल रहा है 27 तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया 27। तो उसी प्रकार कम को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कम सी का कोड होता है 3
फिर 15 हो गया एम का, फिर 13 हो गया, सी ओ 15 हो गया, एम 13 हो गया, और ये हो गया 5। अब इन 15 और 5 20 कितना हो जाएगा, 33 और 3 36, और 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर हो गया 18। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। किसी कूट भाषा में मंकी को ये लिखा जा रहा है तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। मंकी को ये लिखा जा रहा है तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, मंकी को एल एम -1 बुझा रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, -1 किया गया है आगे से पीछे वाला के साथ। तो इसके साथ गेम खेल जाना है हमें, TIGER। ठीक है, तो टाइगर इसमें पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो आर के पहले क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि आर के जो पहले होता है वो क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू एक ही है, PQR, मात्र एक ही है, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि एक विशेष पद्धति के अनुसार इसको बदला जा रहा है। 13 × 12 कितना किया जा रहा है, 13 × 12 जो किया गया है 651 किया गया है। तो 13 × 12 651 का, इसको 31 गुने आप 21 कीजिए तो कितना हो जाता है, 651 हो जाता है। उसी प्रकार 41 है ना, तो 14 गुने 32 हो जाएगा। तो 24 है तो इसको लिखेंगे 42, और 22 है तो 22 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 इकाई अंक हो जाएगा ये। तो 22 दूनी 44, बच्चों के 88, 88 यानी ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 924 आंसर। लुप्त संख्या इसमें बताना है। ठीक है, अब लुप्त संख्या आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार ये हमारा है, तो इसमें क्या करना है आपको, लुप्त संख्या बताना है। 2, 6, 18। ठीक है, तो 2, 6, 18 को जोड़िए तो 18 6 कितना होता है, 24। 24 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22। उसी प्रकार 54, 18 और उसमें से 6 घटाएंगे तो 66, 81 और 9 जोड़ेंगे तो 90, 90 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक 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 81 और 27 कितना होता है, 81 और 27 108। हम 9 घटा देंगे, 9 घटा देंगे ना, हाँ 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 99। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्लस को क्या बदलना है, किसको किस चिन्ह को बदलना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है, ऑप्शन से आप चेक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन को देख लेना है। ठीक है, चिन्ह बदल कर आपको आंसर मिल जाएगा। अब 124 नंबर है कि यह मानते हुए कथन हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, सही है। हर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, सही है, इसको मान लेना सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से बोल रहा है कि सही इनमें से कौन सा होगा, तो कोई पुस्तकालय पुस्तक के बिना नहीं होता है, तो बिल्कुल सही हमारा ये है। ठीक है, पुस्तक केवल पुस्तकालय में होता है, ये जरूरी थोड़ी है। ठीक है, दुकान में भी तो होता है, पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो बी आंसर, सी बी एस का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है व्यक्तित्व दिया है कि सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, और सुकरात दार्शनिक थे, तो सुकरात क्या थे, पुरुष थे। सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि सभी वक्तत्व है तो सुकरात पुरुष था, सुकरात जो था पुरुष था, महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। तो देखिए क्यों नहीं बन सकती, लेकिन इसका आंसर होगा सही, क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसी को हमें सही मानना है। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पूरा दिशा की ओर हम चला दिए। ठीक है, 50 किलोमीटर कितना पूरब दिशा की ओर चलाए, और वह दाएं घूमता है और 30 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह दाएं घूमता है तो दाएं किधर होगा, नीचे होगा। और कितना चलता है, तो दाएं घूमने के बाद जो है वो 30 किलोमीटर चलाता है, 30 किलोमीटर चलाता है। फिर पश्चिम घूमता है और 10 किलोमीटर चलाता है। फिर यहाँ से पश्चिम घूमेगा तो किधर घूमेगा, इधर चला जाता है। और पश्चिम घुमाने के बाद जो है ये कितना चलता है, तो 10 मीटर चलता है, ये भी ध्यान रखना है। पश्चिम घूमने के बाद ये कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक स्थान से, ये आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थान से अगर हम बात करें तो किस दिशा में आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, कितनी दूरी पर ये हमें बताना है, कितनी दूरी पर बताना है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें मेरे भाई ये निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, ये हमें दूरी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसको हम देते हैं, कितना देते हैं, ये 10 है। ठीक है, ऊपर 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900, 1625 यानी 50 आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर। आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कुछ फिगर है उसके बारे में हम देख लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, लूडो है, बोल रहा है कि 6 बिंदु वाले फलक के ठीक सामने कौन सा, यानी 6 के विपरीत इसमें बताना है कि 6 के विपरीत जो है क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 6 के विपरीत कितने होंगे, तो 6 के विपरीत देखिए 6 के विपरीत तो ऑप्शन में ए में है, एक दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 128 नंबर क्वेश्चन, ये भी आकृति से क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति दिया हुआ है तो उत्तर आकृति हमें बताना है, तो ये आकृति जो है इन उत्तरों में कौन में शामिल होगा, तो देखिए इसमें जो है सब आकृति आपको शामिल दिखाई देगा। 129 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 129 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो पहला ही इसको फुल फिल कर देंगे, पहला ही फुल फिल हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए 130 नंबर क्वेश्चन में आप सेम आकृति किसमें निहित होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये आपको दिखाई मिल जाएगा इधर से, ठीक है, इधर से राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें जो है त्रिभुज की संख्या बताना है हमें, इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा, तो काउंट कीजिएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन है दर्पण। अब दर्पण प्रतिबिंब, इधर दर्पण रखा होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अब इसलिए ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी कैसा बनेगा, तो इसका जो दर्पण होगा तो ये इधर हो जाएगा, तो इधर होगा तो देखिए नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर तो बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, लेकिन ये जो है ना ये ऊपर ऊपर की ओर रहेगा, नीचे की ओर नहीं रहेगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, ये आंसर हो गया सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाजर भोजन वनस्पति, गाजर भोजन वनस्पति, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे पक्षी विज्ञान जो है में संबंधित है पक्षी से, तो पुरातत्ववेद में क्या संबंधित है, तो ये अस्मोपक्रम यानी आर्टिफैक्ट। अब देखिए पुरातत्ववेद में हम सभी जानते हैं, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट है अब यहाँ पे देखिए ए वाई बी जेड को सी डब्ल्यू डी एक्स लिखा जा रहा है, तो यू यू ई यू एफ भी को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए ए से बी हो गया, यहाँ पे देखिए ए से बी हो गया और वाई जेड हो गया, सी से डी हो गया, डब्ल्यू एक्स हो गया, ई से एफ हो गया, ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें देख लेना है, तो आपको हु बहू आपको पहला में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ पे देखिए डी सी ई एफ है, डी सी को ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा, डी सी ई एफ। अब डी सी ई एफ है, ठीक है, तो देखिए -1 किया गया है, फिर उसके बाद +2 किया गया, डी से सी, तो ये -1 फिर +2, इसी प्रकार हो रहा है पैटर्न, ठीक है, -1 +2 फिर +1 हो जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद -1 1 +2, इसमें ऑप्शन में हम देख लेंगे तो आसानी से हमको पता चल जाएगा, एन पी ओ पी में है, एक घट रहा है, दो जुड़ रहा है, फिर एक घट रहा है। अब यहाँ पे देखिए 17 को क्या लिखा जाएगा, अगर 145 को 195 लिखा जा रहा है तो 17 को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 117 को 4 के स्क्वायर प्लस 1 का हम कर सकते हैं, तो कितना हो गया 17 हो गया, 4 के स्क्वायर, हम एक 4 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 145 कर रहे हैं तो 12 का स्क्वायर +1 है, और 195 जो है 14 का स्क्वायर -1 है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तब कि 16 का स्क्वायर करते हैं और -1 कर देते हैं, तो यानी 256 में से 6, सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब ये कितना का स्क्वायर है 4 का, तब कि 6 के कर देते हैं, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है और ये कितना का 14 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 12 का स्क्वायर और +1 हो रहा है, यहाँ 14 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस हुआ तब कि माइनस कर देंगे, तो कि 6 का स्क्वायर 36 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। 138 नंबर आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है, 138 नंबर, इसमें से कौन सा तरीका किया होगा, तो देखिए 1 2, अब देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तब कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 16 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 लिखा गया, फिर उसके बाद 2 4 6 आपकी कितना लिख दिया गया 8 हो गया, तो 16 और कितना हो जाएगा 8 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 119 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर है 4 है ना, 8 का स्क्वायर है 64, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यानी आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह, 140 नंबर क्वेश्चन जो है बीच में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इस पे जो है कौन सी संख्या
होगी। अब देखिए 9, 7, 3 और 11 को जोड़िए तो कितना आता है? 30 आता है। तो उसी प्रकार 16 और 7 और 4 और 8 सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 6 कितना हो जाएगा? 8 और 7 25 यानी 35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 141 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बढ़ई, सुनार, लोहार और ड्राइवर इन चारों में विषम बताना है। तो बढ़ई का काम है, सुनार का काम है, लोहार का काम है, ड्राइवर जो है ना इसका संबंध चालक से है। ठीक है, नेक्स्ट है स्याही, कागज, कार्यालय और लेखनी। तो स्याही का कमाल, कागज का कमाल, लेखनी का कमाल, लेकिन कार्यालय का है इन सबसे अलग है। ठीक है, उन सबका कार्य एक है, लेखन कला से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए DCBA है। ठीक है, DCBE है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब में -1 -1 -1, डी से सी फिर बी फिर ए फिर -1 हो रहा है। अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो सी नंबर में देखिए PQRS बढ़ रहा है +1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए 5 घटिया जो है क्रमशः 2 3 4 5 और 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो किसी समय एक साथ बजने की कितनी देर बाद वो फिर से बजेगी? तो ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इन सबका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 मिनट आएगा। एलसीएम सबका कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड जो होता है कितना के बराबर होता है? तो 1 मिनट के बराबर होता है। तो 1 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ यानी इस पुरुष की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इसका क्या भाई लगेगा? तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ना बोल रहा है कि उसकी माँ, एक आदमी की ओर इशारा, मान लेते हैं कि ये फिगर में ये जो है आदमी है। ठीक है, लंगूर है यहाँ पे, और बोल रहा है कि इशारा करते एक महिला कहती है, यहाँ पे जो है एक महिला है। ठीक है, ये कह रही है कि उसकी जो माँ है यानी इस आदमी की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। यानी इसकी माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है कौन? इसकी माँ। इसकी माँ इकलौती बेटी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? दादी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 146 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अवसर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब देखिए स्ट्रक्चर से कौन सा जो है बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता नहीं पूछा है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप देखिए RESTS को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147 नंबर, ये भी प्रश्न जो है चित्र से क्वेश्चन है। तो इनमें से विषम को बताना है। तो आपको विषम से समझ में आ जाएगा इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें डेल और निशान मिलकर कौन बन रहा है? ठीक है, बाकी इसमें डेल और निशान बन के कौन बन रहा है? इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विकल्पों में से कौन सा नीचे देखिए शब्द का सार्थक है? अब यहाँ पे सार्थक में बताना है सबसे पहले क्या होगा? टंकन, मुद्रण, खोलना, सुरक्षित करना या बंद करना। तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले तो हम खोलते हैं, तो खोलना पहले होगा, यानी तीसरे नंबर पर होगा, खोलना है। फिर खोलने के बाद हम क्या करते हैं? टंकन करते हैं, यानी ये पहले नंबर पर होगा। 3 1 3 1 किसमें है? 3 1 3 1 3 1 यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कूट भाषा में रस्टम को ये लिखा जा रहा है तो रस्तोगी को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में रसिया को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो आर को आई लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर का आई, तो इसमें भी आर का आई है, तो इसमें भी आर का क्या होगा? आई होगा। तो आई सब में है। ठीक है, तो आपको मैच करना है, मतलब सेम वर्ड का ही सेम लिखना है। ठीक है, जिसमें यहाँ जहाँ पे आर है वहाँ पे क्या लिखिए? आई लिखिए। ठीक है, जहाँ पे यू है, यू को देखिए, यू का इसमें क्या लिखा गया है? जी लिखा गया। तो यहाँ पे यू का क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यू को क्या लिखा जा रहा है? एन। तो यू को क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। तो आई एन से शुरू होगा। तो आई एन सबसे सेम है, तो आप मिला लेना इसमें, सेम प्लेस पे सेम जगह। जैसे रसिया आर जहाँ इसमें एटर में है, जहाँ पे इसमें आर को जो लिखा जा रहा है उसी प्रकार आर को इसमें लिखना है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सेम सेम क्या कर देना है? खोज कर और क्या करना है? लिख देना है। ठीक है, तो रस्तोगी देखिए रस्तम को ये लिखा जा रहा है, रस्तोगी को ये लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार रसियन को पूछ रहा है। तो आर को इसमें क्या लिखा जा रहा है? आर को लिखा जा रहा है आई, तो लिख देंगे आई। ठीक है, यू को क्या लिखा जा रहा है? यू को देखिए एन लिखा जा रहा है, तो लिख देंगे एन। फिर एस को क्या लिखा जा रहा है? एस को लिखा जा रहा है डब्लू, तो यहाँ पे 2 एस है तो 2 डब्लू लिखेंगे। आई एन डब्लू डब्लू, आई एन डब्लू डब्लू, आई एन डब्लू डब्लू, किस में? आई एन डब्लू डब्लू, आई एन डब्लू डब्लू, यानी सी आंसर हो जाएगा। अब जो 50 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्ष के कौन से 2 महीने समान दिन से प्रारंभ होते हुए? किसी वर्ष के कौन से महीना जो होता है ना समान दिन से प्रारंभ होता है? तो ये है अप्रैल और जुलाई। कौन सा महीना है? अप्रैल और
जुलाई। ठीक है, तो हमने 150 क्वेश्चन किए। ठीक है, और रीजनिंग के हमने 50 क्वेश्चन किए। तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग सोच कर ये हल्के में नहीं लेना है कि हम 50 के 50 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। जो कुछ कुछ त्रुटियां हुई हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।